विलंब न करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय माहू की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और इस परिचर्चा का शुभारंभ करें। माननीय कुलपति महोदया जी। नमस्कार, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। ओके। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के इस अति प्रतिष्ठित साकेत महाविद्यालय, उससे जुड़े श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, नीलिमा श्रीवास्तव जी और सबसे ज्यादा मेरी परम प्रिय मित्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग सब साथ रहे, श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव और उनके श्रीमान जी, आप सबको मैं प्रणाम करती हूं। और मेरे लिए ये अति सौभाग्य और संकोच का विषय है कि आज अपनों के बीच बात करनी है। मुझे सौभाग्य का विषय इसलिए कि मैं अपने ही महाविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों से बातचीत कर रही हूं, और संकोच का विषय ये कि जिसमें अपने लोग जुड़े हुए होते हैं वहां स्वाभाविक कुछ संकोच होता ही है। इस पूरे कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ रजनी श्रीवास्तव जी, अशोक जय प्रसाद जी, क्षमा मिश्र जी, सुषमा द्विवेदी और इस महाविद्यालय के जो विषय विशेषज्ञ हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे शोधार्थी विद्यार्थी बड़ी संख्या में भी दिखाई दे रहे हैं और इस बात को बार बार बहुत ही सुंदर संचालन कर रही संचालिका महोदया ने भी जिक्र किया कि बड़ी संख्या में प्रतिभागिता लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आज के इस पूरे विषय, मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी पर अभी हमारी मुख्य वक्ता भी बोल रही थी और भविष्य में भी अन्य वक्ता गण बोलेंगे। अतः इसको अंत में इशारे से छूते हुए मैं पहले इंसानियत की, मानवीयता की, मानव धर्म की बात करना चाहूंगी। मित्रों, कोविड-19 का दौर है। जो परिवारजन देश और विदेश में अलग अलग बैठे हैं और जिनको बहुत स्पष्ट ये पता है कि वो चाहें भी तो बहुत शीघ्रता से नहीं आ सकते, और नहीं आ सकते इसकी जो विवशता है, उस विवशता के अंदर मोहम्मद राशिद खान जी कृपया अपना माइक म्यूट करें। जो विवशता है वो एक इंसानी रिश्तों की विवशता है। ऐसे भी जल्दी जल्दी कोई एक दूसरे के पास देश में और विदेश में भी नहीं पहुंच पाता, लेकिन पहुंच नहीं सकता। चाहो भी तो जा नहीं सकोगे, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं सबसे पहले आपसे मानवता पे बात करते हुए शुरुआत करूं। मैंने एक शोध परियोजना की, स्त्री एक मानव, वीमेन एज ए ह्यूमन बीइंग। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा होगा और बहुत सारे लोगों को बड़ा अचरज लगा है कि भाई स्त्री को एक इंसान के तौर पर परखने के लिए शोध परियोजना, वो भी बड़ी दीर्घकालिक 2.5-3 वर्ष की,
क्यों? स्त्री तो है एक इंसान। रिसर्चर का काम है कि जो है उसकी स्पष्ट पड़ताल दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में करे। डॉली शर्मा माइक म्यूट करें। डॉली शर्मा माइक करिए। तो मुस्कुरा रही है, इतनी प्यारी लड़की है, मुस्कुरा रही है। तो इसकी जब खोज शुरू हुई तो जितने धर्म ग्रंथ भारत जैसे देश में हैं उनकी पड़ताल प्रारंभ हुई। उन धर्म ग्रंथों के साथ साहित्य और सामाजिक जो किताबें हैं उनकी पड़ताल प्रारंभ हुई। हर जगह स्त्री का पत्नी, पुत्री, माता और अन्य रिश्तों में स्वरूप स्पष्ट हुआ, लेकिन कहीं पर भी स्त्री का मानवीय स्वरूप का उल्लेख स्पष्ट नजर नहीं आया। कहीं औरत देवी है, कहा गया कि 2 बार देवी पूजा भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म में होती है, अन्य देवताओं की तो 1 बार होती है। बड़ी बात सही। लेकिन हम सब में जितनी भी स्त्रियां हैं और स्त्रियों के तौर पर जितने भी इंसान हैं, उनमें से कौन देवी बनना चाहता है और कौन दासी बनना चाहता है? मेरी रिसर्च कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं बनना चाहता। सब चाहते हैं कि मेरी इंसान की तौर पर बातचीत और प्रस्तुति समाज में होनी चाहिए। बहुत खोज पड़ताल के बाद ह्यूमन राइट कमीशन से बात करी गई। उन्होंने कहा कि ये तो स्त्री और पुरुष तो एक ही जैसे इंसान हैं। अगर एक ही जैसे इंसान हैं तो दोनों के मानवाधिकारों में अंतर क्यों है? रिसर्चर का प्रश्न है जिसका उत्तर अनुत्तरित है। कुल मिलाके एक अकेला जीवन विद्या का मध्यस्थ दर्शन है, उसमें स्त्री के मानवीय स्वरूप का जिक्र मिला। चूंकि आपके विषय में मानवता है, मानवीय संस्कार है, मानव की अवधारणा है, मानवीय चरित्र है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि स्त्री जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि तय है कि मां है तभी आगे की आबादी है, तो उसके मानवीय स्वरूप के बारे में ये कुछ जांच पड़ताल हुई। जब कोविड-19 के दौर में जो हम वर्किंग महिलाएं हैं, घरेलू भी वर्किंग भी, उन महिलाओं ने हमेशा ये सोचती थी कि 2-4-6 दिन की छुट्टी मिल जाए तो घर का काम ये कर लें, घर को ऐसे व्यवस्थित कर लें, घर को ऐसे संवार लें, घर वालों के साथ थोड़ा रह लें, ज्यादा वक्त गुजार लें। ऐसी निरंतर बातें मन में रहती थी जो पूरी अक्सर नहीं होती थी, क्योंकि एक मर्यादा होती है अवकाशों की। लेकिन जब ये समय मिला और हम लोगों को घर में रहने का, घर से ही काम करने का जब अपेक्षाकृत अवसर मिला, तो वो जो स्त्रियां 7-8 घंटे घर में काम करती थी और 7-8 घंटे ऑफिस में काम करती थी, उनके कार्य के घंटे अति प्रेमवश, अति अधिकारवश और अति दबाववश इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन स्त्रियों का पेट्रोल समाप्त होने लगा और उनके मन में ये बात आने लगी कि अगर ये मेरा घर है तो मेरे घर के लोगों का
मेरे प्रति भाव क्या है। अपेक्षा तो समझ आई, भावना क्या है। अगर उनका मेरे प्रति भाव है तो इस कार्य में उनका सहयोग कहाँ है। धीरे धीरे ये प्रेशर का स्वरूप लेता गया। और अगर आप रिपोर्टेड क्राइम में सुसाइड रेट्स को देखें, अगर आप रिपोर्टेड क्राइम में डोमेस्टिक वायलेंस को देखें, अगर आप रिपोर्टेड क्राइम में सेक्सुअल असॉल्ट को देखें, तो आपको लगेगा कि ये कौन स्त्रियां थीं जो घर में रहना चाहती थीं। और वो स्त्रियां कोई और नहीं है, मैं हूं, आप हैं, हम ही आप हैं, कोई अलग नहीं है। चूंकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पूरी वैश्विक दुनिया की शेयर करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अफ्रीका के घाना देश से एक रिपोर्ट आई, आप सबने भी पढ़ा होगा, कि एक महिला ने अपने पति के ऑफिस में रिपोर्ट की कि भैया कोविड-19 में सब खोल दो, इनको वापस बुलाओ। तो भाई क्यों वापस बुलाओ? क्योंकि इनकी फिजिकल डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। मेरा प्रश्न यहाँ ये है, मैं यहाँ स्त्रियों की वकालत करने नहीं आई हूं, मैं बात करने आई हूं मानवता की, ह्यूमैनिटी की, मानवाधिकारों की, इन सारे परिप्रेक्ष्य में फिर स्वामी विवेकानंद जी के अवदान की। अगर हम सब इंसान हैं तो हमारे बीच में स्त्री और पुरुष शब्द तिरोहित होना चाहिए और जेंडर पर्सपेक्टिव प्रबल होना चाहिए। जेंडर पर्सपेक्टिव जहां लैंगिक भेद नहीं होता, मैं औरत हूं, कुछ लोग आदमी हैं, ये भेद से अलग हम लोगों के बीच में जो सामाजिक व्यवहार होता है, जो शिष्टाचार पूर्ण भाषाई आचरण होता है, जो संवेदनशील दृष्टि होती है, वो जेंडर पर्सपेक्टिव होता है। क्योंकि मेरा मूल विषय जेंडर स्टडीज पे काम करना अब है। हिंदी भी थोड़ा पीछे चला गया, अन्य विषय भी थोड़े पीछे चले गए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मानवीयता की बात करनी है तो हमको बच्चियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, दलितों के प्रति, वंचितों के प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी और सेंसिटिविटी को जीना होगा। और हम क्या जीते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये सिर्फ हमारे व्यवहारिक आचरण से ही प्रतिबिंबित होता है। ये ऐसी आदर्शवादी दुनिया नहीं है कि जो हम कहें कि हम तो मन में सोच रहे हैं। तो मन में क्या सोच रहे हो आप जानो, व्यवहार में क्या कर रहे हो ये समाज देखता है। मैं फिर यहाँ इस बात को मैंने कई प्लेटफॉर्म पे कहा, मैं फिर से कहने की कोशिश कर रही हूं कि हम सब का समाज अभी समाज की मानसिकता में प्रस्तुत नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगी, हम सब, हमारा समाज जो हमने बनाया है वो समाज की मानसिकता में प्रस्तुत नहीं है। हम सब समुदाय की मानसिकता में प्रस्तुत होते हैं। जैसे हम किस जाति के हैं, हम किस धर्म के हैं, हमारा क्या लिंग है, मैं औरत हूं, आप आदमी हो, कौन काला है, कौन गोरा है, भारत में भी कौन दक्षिण भारतीय है, कौन उत्तर भारतीय है, कौन कश्मीरी है, कौन कन्याकुमारी से है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय शूद्र वैश्य है। स्त्रियां तो, अगर स्त्रियों की एक ही बिरादरी है, लेकिन दलित स्त्री तो और भी ज्यादा उसके सामने समस्याएं हैं। तो ये समुदाय मानसिकता में जो हम आप प्रस्तुत हो रहे हैं उसमें समाज कहाँ है। और हम कहते जरूर हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं, संस्कार और संस्कृति का व्यवहार करते हैं। तो कहाँ है वो समाज? अगर समाज है
तो किसी भी परिवार जो उसकी सबसे छोटी इकाई में है, उसमें रिश्ते परस्पर आश्रित होने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मुझे पति चाहिए तो वो तभी पूरा हो सकता है जब मेरे पति को पत्नी चाहिए। अगर मुझे पुत्री और पुत्र चाहिए, वो तभी बात पूरी हो सकती है जब उनको माता और पिता चाहिए। और ये एक क्रम है। मेरे पति के भी माता पिता होंगे, मेरे भी माता पिता हैं, तो उनसे हम लोग पैदा हुए, हमसे हमारे बच्चे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो परिवार व्यवस्था में श्रेष्ठ कौन है और नेष्ठ कौन है? कोई नहीं, सारे रिश्ते बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रधानता है रिश्तों में, वर्चस्व है, पावर गेम है। इसी कारण पारिवारिक कुंठा का वजह यह होती है, अक्सर देखने में आता है, समाजशास्त्री इस बात का अध्ययन करते होंगे कि परिवार में सामूहिक निर्णय लेने का रिवाज बहुत कम है। कि परिवार के जो 6 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, वो सब मिलके प्राथमिकता के स्तर पर एक मते निर्णय लें। अक्सर देखा यह जाता है कि जिसके अंदर मनी गेम होता है, मनी पावर होता है, वो निर्णायक भूमिका में प्रस्तुत होता है, चाहे उसमें निर्णय लेने की बुद्धि हो या ना हो, तो वो निर्णय वैसे ही लेगा। पैसा कमाना, पीढ़ी दर पीढ़ी का पैसे का आना अलग मसला है, निर्णय लेना अलग मसला है। अगर परिवार व्यवस्था रिश्तों पर परस्पर आश्रित हो तो उसमें सभी की भूमिका है। ऐसा जहां नहीं होता वहां विद्वेष होता है। और कोविड-19 के दौर पे ऐसी ही परिवार व्यवस्थाओं में महिलाओं को अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक प्रेशर का शिकार होना पड़ा, सुसाइड रेट्स तक बढ़े, संबंधों के विच्छेद बढ़े, डोमेस्टिक वायलेंस। तो मानवीयता की इस परिस्थिति में, परिदृश्य में भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छे पुरुष हैं, कुछ गड़बड़ हैं, बहुत अच्छी स्त्रियां हैं, कुछ गड़बड़ हैं। तो यहाँ गड़बड़ लोगों की बात हमें नहीं करनी है, हमें बात करनी है अच्छे लोगों की, जिम्मेदार और संवेदनशील लोगों की, जो समाज के संचालन में महती भूमिका निर्वहन करते हैं। आपका उनसे रक्त संबंध हो या ना हो, आप उनके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको ये लगता है कि अगर हम उनके सामने बैठे हैं तो हम किसी भी गंभीर विमर्श पर बिना इस बात को सोचे कि मेरा जाति, वर्ण, लिंग, धर्म क्या है, मैं सीधे सीधे अपनी बात पे चर्चा कर सकती हूँ। ये हमारा परस्पर विश्वास का और मानवीयता का संबंध होता है। लेकिन इस संबंध का अभाव जब परिवार में है, और रिपोर्टेड क्राइम, जब क्राइम अगेंस्ट वीमेन के अंतर्गत आप देखो तो 60 से 70% क्राइम रिपोर्टेड फैमिली के अंदर है। तो फैमिली में कौन है? पिता है, भाई है, दादा है, बाबा है। तो क्या सारी बेटियों को ये कह दिया जाए कि इन लोगों से दूर रहो, इनके नजदीक ना जाना? मनीष मिश्रा जी, मोबाइल थोड़ा ऑफ करें आप अपना। तो क्या कहा जाएगा उनसे? ऐसा कहेंगे परिवार टूट जाएगा। फिर कैसा कहें? जो जिम्मेदार हैं अपनी महती जिम्मेदारी को का निर्वहन करें, परिवार को सेंसिटिव करें, लड़के और लड़कियों में भेद कम करें। और इसका बुनियादी मामला वहीं से शुरू होता है जब हर किसी को ये आशीर्वाद देना बंद हो जाएगा कि पुत्रवती भव। आशीर्वाद संतानवती का होना चाहिए, तभी मानवीयता की परिभाषा में हम सब प्रस्तुत होंगे। तो अगर सारे पुत्र ही हो जाएंगे तो उनके विवाह किससे करोगे? आपका वंश कैसे बढ़ेगा? आपका परिवार कैसे बढ़ेगा? आपका समाज कैसे बढ़ेगा? ये तो हुई मानवीयता के पक्ष में कुछ बुनियादी बातें जिसको बहुत कभी विस्तार से किया जा सकता है। मुझे अभी हाल में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान संयोगवश इसका जिक्र ये बताना नहीं है कि मैंने हाल फिलहाल में अमेरिका यात्रा की।
संयोगवश मुझे शिकागो की उस गली में, उस स्ट्रीट में जाने का मौका मिला जहां हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण देके अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व को चमत्कृत किया था। एक बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मा वो व्यक्ति जिसने विश्व में ऐसी पताका फहराई, और उन्होंने लौकिक और पारलौकिक दोनों के ही जीवन की तैयारी के बुनियादी बातें हमारे सामने प्रस्तुत की। तमाम अध्ययन, मनन, चेतन। मैं अक्सर देखती हूं, जब मैं गांधी जी को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि हम सब कहते हैं गांधी जी की ये बात बढ़िया, वो बात बढ़िया, लेकिन हम में से खुद और कोई गांधी जी बनना चाह रहा है? जरा भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है? एक लंगोटी में रहने वाला वो महामना राष्ट्रपिता व्यक्तित्व अंश भर है हमारे अंदर? नहीं है। तो हम कैसे बनेंगे? वो इसलिए गांधी बने कि वो जो कहते थे वो करते थे, और हम इसलिए नहीं बन सकते कि जो हम कहते हैं हम वो करते नहीं, हम बस कहते हैं। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं, मन मन में कहते हैं कि जरा मास्टर साहब, मैडम जी, आप भी कुछ थोड़ा बन जाओ तो हमें सिखाओ। तो अब का जमाना ऐसा वाला नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट सेंट्रिक है, विद्यार्थी केंद्र में है, और एक लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है। तो उन विद्यार्थियों के बीच में अगर आप विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों को ले जाएंगे तो आपको अपने स्वयं के उदाहरण के साथ ले जाना पड़ेगा, और वो आचरण में होना चाहिए, वो आपके व्यवहार में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था, उनके ऐसे सिद्धांत थे, आप इस किताब के रेफरेंस से पढ़ लो और आप इनका अनुपालन कर लो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चल ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे उपस्थित होगा कि जो आप समझा रहे हैं वो आपने कितने प्रतिशत किया। मुझे एक कहानी याद आती है, क्योंकि ये भाषण अक्सर बोरिंग भी होते हैं। वो कहानी है, एक गुरु के पास एक महिला पहुंची कि हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप मना कर दीजिए इसको। तो उनका 7 दिन बाद आप आना। 7 दिन बाद जब वो अपने बच्चे को लेके गई तो गुरुजी ने कहा, बेटा गुड़ खाना बंद कर दो, ये अच्छी चीज नहीं है। तो वो महिला बड़े आश्चर्य में पड़ गई। वो कहने, गुरुजी इतनी बात तो आप 7 दिन पहले भी कह सकते थे, अब क्या हुआ? बोले, इसलिए नहीं कहा कि पहले मैं तो गुड़ खाना बंद कर दूं। वही बात हम मास्टरों पे लागू होती है। हमें अपने सामाजिक दायित्व बोध के साथ अपने विद्यार्थियों के समक्ष पूरे आचरण, पूरे ज्ञान और पूरे आविष्कारों के साथ प्रस्तुत होना पड़ेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसने ऐसा कहा तो वैसा करें। मैं आपके सामने 2 लाइनें रखना चाहूंगी। एक बार विवेकानंद जी ने अपनी घोषणा में कहा, मैं समाजवादी हूं, इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण रूप से निर्दोष व्यवस्था समझता हूं, बल्कि इसलिए मैं मानता हूं कि आधी रोटी अच्छी है और ये आधी रोटी कुछ नहीं से बहुत बेहतर है। और उन्होंने अपने समाजवाद को जब विस्तृत उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि गरीबों और दलितों और महिलाओं के प्रति राष्ट्र के गौरव के साथ हमारे मन में सुरक्षा और सम्मान का भाव होना चाहिए। और ये आप देखिए, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने हमेशा युवाओं के लिए जो बातें कही, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को लगातार कहा कि आप पूर्णता को प्राप्त करें, समग्रता में बात करें, ये नहीं टूटा फूटा। आशा शुक्ला ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया,
तो ये उत्कृष्ट उदाहरण नहीं हो सकता जबकि आप अपने उदाहरण के साथ उसको अनुकरण करके ना प्रस्तुत करें। शारीरिक और मानसिक उद्देश्यों के विकास पे बात हुई, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के विकास पर उन्होंने बहुत बल दिया, आत्मविश्वास, श्रद्धा और आत्मत्याग पे बहुत बल दिया। जो विभिन्नता है उसमें एकता को ढूंढने की बात करी गई उनके द्वारा। धार्मिक विकास का उद्देश्य उनके द्वारा बहुत स्पष्ट बताया गया कि आप इस उद्देश्य को समझो कि इसका मतलब क्या है। धार्मिक विकास का मतलब आडंबर नहीं है, कर्मकांड नहीं है, उसमें आस्था है, उसकी आध्यात्मिक है, उसका नैतिक चिंतन है, उसका उच्च चरित्र है। ये चीजों को आप अपनी शिक्षण पद्धति में नहीं लाएंगे। आपके क्लास में 40 बच्चे बैठे और आपने एक ही स्तर पे पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे एक पीएचडी का जो पीएचडी स्टूडेंट थी, उसने एक रिसर्च करवा रही थी, मेरे ही अंडर का मामला है कानपुर विश्वविद्यालय का। तो उसने कहा कि मैडम बड़ा एक विचित्र केस आया है, एक लड़का अपने गले से बस्ता ही नहीं उतारता है, वो कहता मैं नहीं उतारूंगा। अरे हमने भी जाके बात किया, वो बच्चा पहले बोला ही नहीं, बहुत ही नाराज था अंदर से, बहुत छोटा बच्चा। कहने लगे क्या बोलूं, ये बिल्कुल झूठ झूठ पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ता, मुझे तो आता है। तो हमने कहा क्या झूठ पढ़ा रहे हैं, हमें भी बताओ, शायद हम कुछ कोशिश करें। कैसे उस बच्चे को विश्वास आया, उसको पोटा पुचकारा बालक मन तो बड़ा सुलभ होता है। उसने कहा कि ए ऐसे लिखा जाता है, ये तो दादी अम्मा का चिमटा है, ये लोग कहते ए फॉर एप्पल, एप्पल तो ऐसा होता है, ये कहाँ है, ये तो सब झूठ बताते हैं, ये शेप और इसकी आकार बिल्कुल अलग है। बी बाबा का चश्मा है, ये कहाँ, ये बी फॉर बॉल कहते हैं, ये गलत पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। अब वहां से नई चीज इमर्ज ये होती है कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं उनका आईक्यू लेवल इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। आप एक जैसी गाथा सबको नहीं बोल सकते। अक्सर टीचर्स एक मीडियोकर लेवल की क्लास लेते हैं कि कमजोर भी पढ़ ले और होशियार वाला तो पढ़ ही लेगा, ऐसा मान लो, वो सब नहीं चलेगा। इन सारी एक्सपेरिमेंट्स के तहत चीजों को बढ़ाते हुए, हेमंत जी माइक म्यूट करें, हेमंत जी माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करें हेमंत वर्मा जी। हेमंत वर्मा जी मैं आपको ही देख रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, माइक म्यूट कर लीजिए जी। हम आपसे बात करेंगे, आप बड़े अच्छे से मुस्कुरा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सारी चीजें हैं, उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए समान अवसर की बात करी। आप अपने पाठ्यक्रमों को देख लीजिए, बहुत सारे पाठ्यक्रमों में जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी, वीमेन एम्पावरमेंट के बावजूद सीता खाना बनाती है, राम पढ़ने जाता है। भाई कभी कभी राम भी खाना बना लेगा और सीता भी कभी कभी पढ़ने चली जा सकती है, और दोनों ही खाना बना लें, दो ही पढ़ने चले जाएं, तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? फिर आपके शादी के विज्ञापनों में क्यों आता है पढ़ी लिखी नौकरी पेशा कन्या की आवश्यकता, गोरी दुबली, इस गोत्र, इस वंश, ये दोहरा चरित्र क्यों करते हो भाई? ये तो नहीं चलेगा। तो जो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आप देखेंगे। समय बहुत हो गया, मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहती हूँ, ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव में अगर स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक और सामाजिक चिंतन को समझना है, जानना है, तो उसको बताना नहीं है, उसको अनुकरण करना होगा, उसको जीना होगा। आपको दलितों के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस कुएं पे आप पानी निकालो पियो और उनको लात मार के भगाओ, ये नहीं चलेगा। ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, कर नहीं सकते। और ये विचार आपको स्थापित अपने दिमाग में करना पड़ेगा, तब आपके व्यवहार में आएगा। जो लड़कियों पे राह चलते जो छीटाकसी की आदत है, आप तय मानो कि आप अगर किसी एक लड़की के साथ करोगे तो आपके परिवार के 10 लोगों का होगा, लेकिन सफरर लड़कियां होंगी, लेकिन अपराधी सारे लड़के होंगे। उसको करना है क्या?
अगर नहीं करना है तो ये बेटा ही पैदा हो, ये मानसिकता से उबरना पड़ेगा। इंसानियत के हित में सारे रिश्ते समान हैं, रिस्पेक्टफुल हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं उन्हें पीछे के स्टोर रूम में नहीं रहना पड़ेगा, वो सब साथ के कमरे में ही रहेंगे, इज्जत से ही बैठेंगे, क्योंकि वही हम कल होने जा रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन भी कल ऐसे ही बुजुर्ग होगी। तो वो स्टोर रूम हम लोग के भी हिस्से में आने वाला है, कोई रोक नहीं सकेगा। तो अगर ये सारी चीजों पर आपको शैक्षिक दृष्टिकोण से विचार करना है तो आपको विवेकानंद के दर्शन को समझ के सामाजिक उसका अनुकरण अनुपालन समाज के हित में और समाज के विस्तार के लिए करना होगा। मुझे आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया, पूर्णिमा और हमारे जीजा श्री भी उपस्थित है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और निश्चित माने कि ये मैं पूरे हक से कहती हूँ कि ये महाविद्यालय हमारा है। जब भी इस महाविद्यालय को जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा उपस्थित रहूंगी अपनी बड़ी सूक्ष्म योग्यता के साथ, लेकिन ये घर हमारा है, मुझे मालूम है मेरा सम्मान वहां पे बहुत और अधिकार सुरक्षित है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, साकेत परिवार की ओर से मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने समय दिया, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हम सभी आपके दिए हुए ज्ञान का अनुसरण कर सकें। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आप इस कार्यक्रम के समाप्त होने तक थोड़ा सा समय हमें दें। हमें पता है कि आपकी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, लेकिन अगर आप हमें थोड़ा सा समय दें। मैं जुड़ के रहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं जुड़ के रहूंगी, अपना काम भी साथ में करते चलूंगी। थैंक यू सो मच मैम। Thank you.